साथियों नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम राम मिश्रा है। मेरे साथ हैं दिनेश मीना जो राजस्थान से हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी कल ही आया हुआ है और देश के सभी विश्वविद्यालय से छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं और महज चंद लोग ही इसमें सफलता अर्जित करते हैं। उसी लाखों लोगों में एक हैं दिनेश मीना जिन्होंने अपनी सफलता हासिल की है। आज मैं इससे मिलूंगा और जानूंगा कि क्या कैसे रहा और कैसे लोग इसे क्वालिफाई करते हैं। छात्रों के मुंह से जब आप सफलता की कहानी सुनते हो तो आपको भी लगता है जो आगामी छात्र देखेंगे इसे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहाँ गलती करें, आप ऐसी गलती ना करें। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश, कैसे हो आप? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया, ठीक ठाक? हाँ सर। तो दिनेश, आपका चयन हो चुका है जेआरएफ में। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपको परिवार वालों को भी बधाई देता हूँ। और कैसा लग रहा है चयनित होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कल से बधाई हमें सुनने को मिल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन सा प्रयास था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। ठीक है, एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए छात्रों को 1 मिनट में। सर मैं राजस्थान के जयपुर जिले के कोटखाना क्षेत्र का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पासी के कस्बे से की है और स्नातक और स्नातकोत्तर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। हाल ही में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। दिनेश, एक चीज़ आप देखो, 2018 से इंटरनेट का पैटर्न चेंज हुआ था। 18 से कट ऑफ काफ़ी डाउन गई थी, उसके बाद 19, 20, 21, 22 तक एक सिमिलर रही। लेकिन अगर 2-3 बार से देखोगे कट ऑफ फिर से हाई चली गई। आप लगातार पेपर देख रहे हो, आप पेपर जब देने गए या आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। जब आपने पहली बार एग्जाम दिया था तब आपको कैसा लगा था? कितने प्रश्न आपके सही हुए थे? सर पहली बार में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, और ये दूसरे अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। जेआरएफ। तो आप अगर 2018 से 25 तक के पेपर को देखेंगे तो आपको क्या अंतर महसूस हुआ? क्या मतलब डिफरेंस होता जा रहा है? सर डिफरेंस हो रहा है कि मतलब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। जो उनका पूछने का तरीका है, एलिमिनेशन मेथड है, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है उनका एनटीए का। तो दिनेश, इसमें बहुत सारे छात्र होते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, आप भी एक छात्र हो। जो लोग नहीं सफल हो पाते हैं, ऐसी क्या गलती करते हैं जो वो सफल नहीं हो पाते हैं? सर एक तो उनके सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखते। अगर अपन वो छोड़ के जाते हैं तो अपने को आइडिया नहीं रहता कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात, टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं और काफी लोग सर्वाइव नहीं कर पाते 3 घंटे में। हाँ, 3 घंटे में पेपर जब बहुत अच्छी तैयारी होती है तभी 3 घंटे में किया जा सकता है, क्योंकि जब पेपर भी लेंदी, सेकंड पेपर भी लेंदी, और फर्स्ट पेपर करते करते अगर कोई बहुत अच्छी तैयारी किया है तो टाइम नहीं बचेगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में पेपर को सॉल्व किया जा सकता है अगर अच्छी तैयारी है तो। अगर अच्छी तैयारी नहीं हो तो 10-15 प्रश्न छूटने ही लगते हैं, फिर उसमें तुक्का लगाना पड़ता है। तो समय के दौरान में आपने पूरे प्रश्न कर लिए थे 3 घंटे में? सर मैंने 35 मिनट पहले पेपर कर लिया था। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, जैसे आपने पढ़ाई शुरू की, अब आप अगर यूनिट 1 से 10 तक देखेंगे तो आपकी क्या ऐसी रणनीति थी, क्या ऐसा डिफरेंस कि आप सफल हो गए? सर मैंने साहित्य के इतिहास में देखे तो एक तो नगेंद्र का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और बच्चन सिंह का इनकी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये 3 किताबें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। और फिर रचनाओं के लिए मैंने स्पेशल रचना की बुक ला रखी थी, तो उनके द्वारा पढ़ाई थी। लेकिन जो पांचवी यूनिट थी वो सबसे लेंथी थी, तो उसके मैंने काफी टॉपिक छोड़ दिए थे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने उनको छोड़ना उचित समझा, क्योंकि वहां से मैंने वो चीजें ज्यादा रिवीजन किया जहाँ से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम, मतलब मिनिमम में मैक्सिमम निकल रहा हो। सबसे पहले करना भी यही चाहिए, जहाँ से ज्यादा आ रहा है पहले उसे आप अच्छे से तैयार करो, फिर आप दूसरी तरफ बढ़ो। पहले 100% तक नहीं, पहले ये तो हो कि भाई हमारा जितना मेन कट ऑफ है वो आए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो एक चीज़ ये बताओ, जैसे फर्स्ट पेपर में क्या रहा आपका? फर्स्ट पेपर कैसा लगा आपको? क्योंकि हिंदी वालों के लिए फर्स्ट पेपर चुनौती होती है। सर अगर अच्छे से देखे तो फर्स्ट पेपर अपने को अच्छे नंबर देके जाता है, वो चुनौती नहीं है। उसमें जैसे कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हो गया, एक डीआई वाला, कभी गलत नहीं हो सकता अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो। और जो हायर एजुकेशन का टॉपिक है उसमें, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे है वहाँ से मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो काम की चीज़ है। तो वो मैंने केवीएस मदान की बुक से पढ़ ली थी और वो पीवाईक्यू के थ्रू अच्छा प्रैक्टिस हो गया था उनका। तो अभी जब से सिलेक्शन हुआ है तो जेआरएफ वाला जो पैसा आएगा अकाउंट में, उसके लिए इमेजिनेशन हो रहा है कि नहीं?
सर वो तो हो रहा है, लेकिन और ये काफी चीजें करना है अभी। नहीं देखो, अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी आपको पीएचडी पूरी करनी है, पीएचडी बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी करना है। तो आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूं? कब से आपने सोचा कि मुझे नेट जेआरएफ करना चाहिए? सर मैं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए इलाके से आता हूँ, और मेरे पास गाइडेंस का अभाव था। यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आने के बाद दोस्तों से मिलना हुआ, उन्होंने मेरे को बताया, फिर मेरे को पता चला कि ये चीज़ करनी चाहिए, और फिर मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बनी क्योंकि मेरे को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, इससे मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगा। नहीं, सभी लोग जेआरएफ के लिए खासकर यही होता है। सरकार इसीलिए देती भी है जिससे रिसर्च को भी बढ़ावा मिले और बच्चे भी करें। अगर पैसा हटा दे, केवल पीएचडी अपने पैसे से करना पड़े, तो लोग बहुत कम ही जाएंगे। तो अच्छा लगता है कि एक अच्छा अमाउंट भी मिलता है, प्लस हम कुछ हिंदी साहित्य के लिए कर पाते हैं। तो यूनिट 6 से 10 में आपने क्या रणनीति अपनाई? क्योंकि 6 से 10 में जो कंटेंट आता है, जो टेक्स्ट की बुकें लगी हुई हैं, उसके लिए आपने क्या किया? सर उनका मैंने नियमित रूप से अध्ययन किया था। जैसे 21 कहानी लगी हुई है, 13 के समथिंग नाटक है, तो मैंने एक एक, अगर मैं कम भी पढ़ लेता था लेकिन मैं डेली पढ़ता था। और दूसरी बात, जो उपन्यास है, काफी लोग मतलब लेंथ सिलेबस होने के कारण उनसे कवर नहीं हो पाता। तो अगर मेरा उनसे कहना है कि आप पूरा उपन्यास भी ना पढ़ो तो उनका कथा सार जरूर पढ़ के जाए। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो जाते हैं। तो एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे लोग सोचते हैं, पढ़ तो लेते हैं, जैसे आपने नगेंद्र किताब पढ़ी, किताब पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता किताब की सारी चीजें याद हो जाती हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, तब आपको ये समझ में आता है पूछा क्या जाता है। तब जब आप तथ्य पढ़ते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट समझ आता है, उसी इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करके उसे नोट करना, उसी का रिवीजन करना होता है, तभी तो याद रह जाता है। पूरा फैक्ट कहाँ किसी को याद रहेगा? सर नहीं रहता पूरा फैक्ट। और सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए कि पढ़े कैसे, और हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब कई लोग होते हैं जो रिवीजन कर लेते हैं, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, वो काउंटिंग करते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। हम एक ही बार में चीजों को अच्छे से समझ के करें ना, जैसे हमें समय ज्यादा लग सकता है लेकिन उसका आउटपुट बहुत बेहतरीन मिलेगा हमें। 100%। जब मैं पेपर दिया था 2018 वाला बता रहा हूँ, जब पहली बार चेंज हुआ था, तो मैं पैसेज को पढ़ने के बाद जब मुझे सही आंसर लगता था पैसेज की है, उसको भी मैं जाके पैसेज से मिलाता था। इससे मेरी गलत नहीं हुई, क्योंकि पैसेज पढ़ के आंसर लगता है ये सही है, जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट आपको लगे ये सही है, उसे भी मैं क्रॉस, इसके लिए मुझे 1-2 मिनट ज़्यादा जरूर लगे लेकिन प्रश्न गलत नहीं हुए। तो वही चीज़ होती है, जो हम पढ़ लेते हैं, जो हम उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो फिर गलती ना होने की संभावना, मतलब गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो यही तो अभ्यास है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? क्या आपका टाइम शेड्यूल रहता था? सर मैंने कभी टाइम फिक्स करके पढ़ाई नहीं किया। मेरे टॉपिक और मतलब चैप्टर वाइज थे कि मैंने इतने दिन में इतना कवर करना है, ये पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की थी। नहीं, बहुत बढ़िया। देखो, घंटे पूछने का ये तात्पर्य होता, बहुत लोग सोचते हैं 8 घंटे 6 घंटे, घंटे से नहीं मतलब है। अब कई लोग 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, उनका मन वहाँ नहीं होता है। इससे बेहतर आप 4 घंटे ही पढ़ा, जो टॉपिक उठाओ उसे पूरा करो। जैसे रिवीजन में जो टॉपिक उठाए, चाहे 1 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे, आप उसे पूरा करो। कई लोग होते हैं इसे थोड़ा सा पढ़ा, उसे छोड़ के थोड़ा उधर उधर पढ़ने लगे, ये चीज़ें नहीं। जैसे आपने बताया, ये चीज़ मैं भी समर्थन करता हूँ इसका, कि जो उठाओ पहले उसे आप पूरा करो, यही चीज़ होनी भी चाहिए। एक हमारा मित्र था, आईआईटी तैयारी करता था, वो बोलता था मैं पढ़ने के बाद ये नहीं सोचता था इतने बजे सोऊंगा, मैं पढ़ता रहता था, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता था। क्योंकि जब रूटीन बनाते कई बार हम 10 बजे तक पढ़ेंगे, अब 10 बजे पढ़ाई बंद हो गई, शेड्यूल हमारा खत्म हो गया, नींद नहीं आ रही, 12 बजे तक रील चला रहे हैं, है ना। तो आपका, मेरा कहने का मतलब यही है, घंटे घड़ी घुमा दो, टॉपिक उठाओ, पढ़ना शुरू करो, चाहे जितना टाइम लगे आप उसे तैयार करो, यही बेहतर है ना। यही बेहतर है सर। और दूसरी बात, आजकल के जो मतलब स्टूडेंट है, न्यू फ्रेशर, उनके सामने सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत तो जरूरी। इनसे सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए इनको सोशल पढ़ाई करते टाइम। टाइम ले रहा है, मैं खुद देखता हूँ आजकल लोग रील स्क्रॉल करने लगते हैं, देखने लगते हैं, दूसरा तीसरा देखने लगते हैं, पता लगे उठाया था क्लास लेने के लिए और 1 घंटे रील में लग गए। तो सोशल मीडिया से इनको बचना चाहिए। और बाकी आगामी छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर आगामी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का अच्छे से विश्लेषण करो, और एग्जाम में पेशेंस के साथ में एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करो। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो उसे दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ने से काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और सर फर्स्ट पेपर में एक दिक्कत और रहती है कि
मान लो हिंदी में भाषा उनकी कठिन आ गई तो उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में करके देख लो। हाँ, साथ के साथ उससे देख लो। हाँ, उससे जो है हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये तो है। और मैं इसीलिए जैसे पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं सिलेबस बड़ा होने के कारण केवल तथ्यात्मक पढ़ाता था, लेकिन जैसा पैटर्न हो रहा है अब मेरा भी यही है, इन लोगों से मैंने यही शुरू किया है कि पहले यूनिट 10 से शुरू किया, पहले टेक्स्ट पढ़ा दो। जब टेक्स्ट का पूरा ग्राफ बन जाएगा, जैसे आप मुर्दइया पढ़े, मुर्दइया की पूरी थीम पता चल गई, आपने माटिक मूर्तें पढ़ी, उसकी पूरी थीम पता चल गई, तब आप तथ्यात्मक पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगी और समझ में भी आएगी, उसे पकड़ना आसान रहता है। तो सिलेबस पर इनका फोकस 100% होना चाहिए, सिलेबस इनको याद होना चाहिए और कम से कम जितने टेक्स्ट बुक लगी हुई हैं उनको एक बार पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार पढ़ने से इनको याद नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूँ, आप भी बता दो। एक बार पढ़ने से ऐसा नहीं होता हमने पढ़ ली, पढ़ लेने से नहीं होता, पढ़ने के बाद आप उसमें से निकाल सकेंगे ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मैं अलग रख रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, उसे ही याद करना पड़ता है, पूरी किताब नहीं। जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे कहते हैं नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से बना रखा है, तभी समझ में आएगी कि अगर सर जी मुर्दइया पढ़ा रहे हैं, मेरे सामने मुर्दइया है, तो मुर्दइया में या देवरानी जेठानी कहानी पढ़ा रहे हैं, इसके क्या है, भूमिका में क्या है, या मतलब कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती, तभी पता चलेगा जब आप उसे प्रीवियस ईयर पेपर पर कमांड। तो 2018 से 25 तक प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छी कमांड इनकी होनी चाहिए। और बाकी आप लोग जब इनको मोटिवेट करते हैं तो इनको और अच्छा लगता है, और अच्छा लगा। बाकी ये लोग और मेहनत करें, आगे बढ़ें। और कुछ आपके मन में आ रहा हो? सर मैं कहना चाहूँगा कि देखो 100% किसी को याद नहीं होता। अब जैसे सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि मतलब क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। जैसे गोदान में 84 पात्र है, बहुत 84 नाम याद रहना तो मुश्किल है और बहुत बड़ा उपन्यास है, तो हम अगर पीवाई की देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और अगर फिर मेहनत करते हैं तो कोई मुकाम दूर नहीं होता। मैंने भी संघर्ष किया है पर हार नहीं मानी। हाँ देखो, समय लगता है, वक्त लगता है, एग्ज़ाम वगैरह में वक्त लगता है, परीक्षा है 1 बार 2 बार 3 बार, कितना समय सफिशिएंट होता है, मतलब तैयारी में कितना समय चाहिए सफिशिएंट, 6 महीने 1 साल, आपको क्या लगता है? सर अगर देखो सभी स्टूडेंट स्नातकोत्तर के साथ में करते हैं, उन्होंने वहाँ पे पढ़ा है तो मैक्सिमम 6 महीने सफिशिएंट है सर। 6 महीने सफिशिएंट है, बिल्कुल 6 महीने। 3 महीने अपने पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ें, सारी कंटेंट को पढ़ लें, फिर बचे हुए 1 महीने में महत्वपूर्ण तथ्य को निकालें, बचे हुए 1 महीने में रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर पर कमांड करें, लास्ट में वो बार बार रिवीजन करें। तो 6 महीने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही है। और दिनेश बहुत अच्छा लगा और आपने सबको गाइड किया, छात्र देखेंगे अच्छा लगेगा। आप लोग भी बताना कैसा लगा आपको इंटरव्यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर भी लेकर आएंगे, आपको गाइड करेंगे। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। सफलता संघर्ष की दासी होती है, उसी संघर्ष को हासिल किया है दिनेश ने। दिनेश को एक बार फिर से राही अध्ययन धाम की तरफ से बहुत बधाई, और मैं को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिले। ठीक है दिनेश? ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूट्यूब पर मंच प्रदान किया। और अंत में विद्यार्थियों से एक ही कहना चाहूँगा कि क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। नहीं, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया छात्रों, बहुत बधाई। अब मिलेंगे आप लोगों से भी ऐसे ही इंटरव्यू में। नमस्कार। ठीक है सर, थैंक्स।